we have from the previous class? Do we have any doubt from the previous class? हाँ जी, yes, no, है? बताइए बेटा. अनम्यूट करें या पोस्ट करेंगे? बताइए. अनम्यूट, ठीक है. हाँ सर, वो aquatic इकोसिस्टम में जो आपने बताया था उसमें 4 जो फैक्टर्स है उसमें सर डिसॉल्व ऑक्सीजन के बारे में एक्सप्लेन कर दीजिए. डिसॉल्व ऑक्सीजन के बारे में देखिए क्या होता है. पानी में जो है ऑक्सीजन, जैसे हमारी एयर में ऑक्सीजन की क्वांटिटी कितनी 21% रहती है. यस सर. है ना. पानी में वो क्वांटिटी कम हो जाती है. इट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर. वाटर में क्या होता है, तुम्हारे H2O होता है ना, वाटर इज H2O. उसमें ऑक्सीजन के पार्टिकल्स रहते हैं. तो वो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन रहती है जिसकी क्वांटिटी एयर के हिसाब से बहुत कम रहती है. ठीक है. इसीलिए लंग्स जो है उसको फिल्टर आउट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे लंग्स को जो कैपेसिटी है, मैमल्स को जो कैपेसिटी दी गई है, हमारे को कैपेसिटी दी गई है एयर को इनहेल करने की. फिर वो जाएगा लंग्स में, लंग्स से जाएगा एल्वियोले में, वहां पे वो एक्सचेंज होता है. ऑक्सीजन अंदर जाती है ब्लड में, CO2 बाहर आके. लेकिन जो है एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, वो वाटर से ऑक्सीजन को सेपरेट करने की कैपेसिटी रखते हैं. तो वाटर से जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन उसको निकालते हैं. जैसे हम लोग अपने लंग्स से जो मिक्स ऑक्सीजन है इन एयर उसको निकालते हैं, ऐसे ही वाटर में जो डिसॉल्व्ड है उसको निकालते हैं. बस. ठीक है. इससे ज्यादा नहीं जानना है. इससे ज्यादा तो फिर वो जूलॉजी का पार्ट हो जाएगा, है ना, कि अंदर जा रही है तो कैसे सेपरेट होगा. मतलब दैट वुड बी वेरी टेक्निकल. है ना, दैट वुड बी वेरी टेक्निकल. वेरी गुड. और बताइए. आप ये मत सोचिएगा हम पानी पियेंगे उसमें से ऑक्सीजन शक कर लेंगे, ऐसा नहीं कर सकते हम लोग, नहीं कर सकते हो. ठीक है. मतलब आज ही नदी में तैरने निकल गए, डिसॉल्व हो गई ऑक्सीजन. ठीक है. और समझ में आ रहा है, कैपेसिटी, हर बॉडी की कैपेसिटी अलग होती है, हर स्पीशीज की कैपेसिटी अलग होती है ना. इसलिए अगर आप देखेंगे डॉल्फिन मैमल है. यस सर. है ना. वेरी गुड. तो डॉल्फिन, एक जो डॉल्फिन है हमारे नेशनल एक्वेटिक एनिमल, उसका नाम क्या है बताइए. गैंजेटिक डॉल्फिन. वेरी गुड. उसका दूसरा एक और देसी नाम है कुछ? याद नहीं सर. उसका देसी नाम है सुसु. ठीक है, सुसु. ठीक है. क्यों? ऐसा नहीं कि पानी में कुछ करती है, इसलिए है क्योंकि जब वो तो जब वो जो गैंजेटिक डॉल्फिन है वो बार बार उसको, क्योंकि उसकी बॉडी कैसी बनी हुई है, मैमल की तरह. ठीक है, मैमल की तरह. एंड वो जो है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन लेके बार बार उसको एयर लेने के लिए बाहर आना पड़ता है. अपने डॉल्फिन है बाहर कूदते, उनको ऐसा नहीं कि ऑस्ट्रेलिया कर रहे हैं, वो अपनी ऑक्सीजन लेने के लिए बार बार आते हैं. ठीक है. एंड उस टाइम पे वो जब बाहर आते हैं तो आवाज आती है, सूसू जैसी आवाज आती है, ऐसी आवाज आती है, इसीलिए उसका नाम. ठीक है. क्वेश्चन आ सकता है दैट इट इज कोलोक्वियली इट इज कॉल्ड अ सुसु. ठीक है. सूस भी बोलते हैं, इसलिए कुछ लोग बोलते हैं गैंजेटिक डॉल्फिन को सूस की मछली. अगर आप कभी सुना होगा ना, सूस की मछली देखी हमने, क्या है वो, गैंजेटिक डॉल्फिन ही है. ठीक है. कभी बनारस में जाइएगा, जैसे गंगा जी में बोटिंग कर रहे होते हैं ना, खैर आप बोटिंग करने जाओगे तो उनके साथ जाओ, कहाँ तो चले आगे. कोई और डाउट तो बताइए. नो सर. कोई और डाउट नहीं है. यस, नो. वेरी गुड. चलिए कंटिन्यू करते हैं बेटा. आज जो है हम लोग क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. टुडे वील अंडरस्टैंड अबाउट क्लाइमेट चेंज. ठीक है. टुडे वील अंडरस्टैंड अबाउट क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. कोशिश करेंगे कि ये वाला टॉपिक आज हम फिनिश कर दें. ठीक है. आज टॉपिक वाइज चलेंगे कि आज ग्लोबल वार्मिंग कर लेंगे, कल पॉल्यूशन कर लेंगे. ठीक है. टॉपिक क्लोज कर देंगे जिससे कि कंफ्यूजन ना आए. बायोडायवर्सिटी वाला याद है? वेरी गुड. 3 वो बताइएगा जरा, ऑब्जेक्टिव ऑफ कन्वेंशन ऑफ बायोडायवर्सिटी.
3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कन्वेंशन ऑफ बायोडायवर्सिटी। बताइए, याद है तो बता ही दीजिए। कंजर्वेशन वेरी गुड, सस्टेनेबल यूज तीसरा, चलो 2 बता दी, तीसरा तीसरा बता देते, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग, फेयर एंड इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग। ठीक है, वेरी गुड। ये आपको तो पता ही है, जो हमारी क्लासेस में है सब लोग उनको पता ही है, पॉलिटिकल साइंस का बैच शुरू होने वाला है। ठीक है, और जो फीस है वो 31 मई तक ही 30,000 है, उसके बाद द फीस विल बी 45,000। ठीक है, फीस विल बी 45,000। दूसरा जो है, स्ट्रेंथ बहुत लिमिटेड रहती है, अगर आप में से कोई या आपकी कोई सर्कल में लेना चाहता है तो वी कीप अ स्ट्रेंथ ऑफ वेरी लेस स्टूडेंट, जिससे ऑप्शनल में बहुत ज्यादा फोकस है। सीसेट बेटा, अभी सीसेट अभी टाइम है ना पेपर में बहुत, अभी तो पेपर में बहुत टाइम है, तो अभी पहले हम एनवायरनमेंट ओवर होगा, फिर दिल गो फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पास हिस्ट्री की कुछ क्लासेस बची हुई हैं, 2-3 क्लासेस हैं। वी होप दैट तब तक विशाल सर हम लोगों को ज्वाइन बैक कर लेंगे, उनकी फैमिली में चीजें होपफुली बेटर हो जाएंगी। एंड फिर ज्योग्राफी, उसके बाद साथ साथ हम लोग सीसेट स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, सीसेट साथ साथ स्टार्ट कर देंगे। ज्योग्राफी, हाँ करंट अफेयर्स भी है, वो कोई टाइम चलो, हमको पूरा याद है, करंट अफेयर्स भी है। 10 अक्टूबर को पेपर है, जिस दिन एडमिट कार्ड आ जाएंगे उस दिन से हम करंट अफेयर्स पढ़ाना शुरू कर देंगे। ठीक है, करंट अफेयर्स का हमारा टारगेट ये है, जिस दिन एडमिट कार्ड उस दिन से करंट अफेयर्स, क्योंकि तब क्लियर हो जाएगा ना कि एग्जाम अब होने वाला, तभी 1 महीने पहले एडमिट कार्ड आ जाता है, हम लोग करंट अफेयर्स शुरू कर देंगे। ठीक है, नो टेंशन, नो मेंशन, वेरी गुड। ज्योग्राफी नहीं बेटा, ज्योग्राफी और साइंस टेक हम नहीं पढ़ा पाते, ज्योग्राफी और साइंस टेक में हम कान पकड़ लेते हैं, हमें पता है हमें क्या आता है, जो चीज नहीं आती उस देखो, जिस चीज में अंदर से पता है कि हमें ही खुद से एज अ स्टूडेंट आता है, तो हम कैसे पढ़ा पाएंगे, है ना। ज्योग्राफी देखिए, अगर चीजें ठीक रही, तो या तो विशाल सर पढ़ाएंगे, अगर थिंग्स आर फाइन, बहुत अल्टीमेट पढ़ाते हैं, शायद आपने देखा होगा उनको ज्योग्राफी क्लासेस देखी होंगी। ठीक है, मतलब कभी कभी हम उनके पढ़ाने के तरीके से आई एनवी हिम, जिस तरीके से वो क्रिएटिवली पढ़ाते हैं। ठीक है, हम तो जो है इमेजिन करवाते हैं, वो दिखा के पढ़ाते हैं कि भाई देखो ये हो रहा है ना। और या फिर अगर रहा तो सर, मतलब डिपेंड करता है। ठीक है, आप ज्योग्राफी ऑप्शनल है आपका, है ना, तो हाँ ज्योग्राफी ऑप्शनल लेंगे, वैभव सर ज्योग्राफी ऑप्शनल लेंगे, एंड हिस्ट्री लेंगे विशाल सर। ठीक है, सब्जेक्ट एक्सपर्टीज जो होता है ना फाइनल, देखिए एक्चुअली हम लोग क्या है, हम उस जमाने के हैं जब 2-2 ऑप्शनल हुआ करते थे। ठीक है, तो हम लोगों के एक्सपर्टीज जो है 2-2 ऑप्शनल वाले हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा आप लोग ये सोचते भी होंगे ना, ये सब इतना कैसे पढ़ा लेते हैं कि कुछ भी समझेंगे। ये इसीलिए नहीं है कि हम कुछ भी खुद पढ़ा, हम लोगों को ये सब हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि तब 2 ऑप्शनल हुआ करते थे। ठीक है, और हमें ये एनवायरमेंट क्यों आता है कि बेटा फॉरेस्ट एनवायरमेंट, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का भी पेपर होता है ना, उसमें एक पेपर होता है एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट्री। एक एक हमारा पॉलिटिकल साइंस था, दूसरा तुम घबरा जाओगे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, दूसरा हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग था। और ये एनवायरमेंट और फॉरेस्ट्री वगैरह फॉरेस्ट सर्विसेज के, उसमें फॉरेस्ट सर्विसेज का भी तो पेपर होता है, उसमें मैकेनिक पॉलिटिकल साइंस तो है नहीं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ कुछ और भी तो लेना पड़ता है ना, समझे, कहां से यहां तक कैसे पहुंचे हैं, अब रास्ता समझ गए, अब समझ में आ गया लिंक, यहां से यहां तक कैसे पहुंचे, है ना। वेरी गुड, आप लोगों ने रिव्यू किया, हमारा कोरा पे अपलोड किया, रिव्यू किया, गूगल पे रिव्यू किया, नहीं किया तो कर देना। ठीक है,
और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं उनको भी आप शेयर कीजिए। इससे दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर स्टार्टिंग दैट ऑप्शन। ठीक है, चलिए चले आ गया, मार्केटिंग हो गई, अब टीचिंग हो जाए, है ना। वेरी गुड। टुडे विल बी बिगिनिंग विद ग्लोबल वार्मिंग। अब आपसे कोई पूछे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, क्लाइमेट चेंज क्या, आप तो बोल दोगे क्लाइमेट नहीं चेंज हो रहा है, हम चेंज हो रहे हैं, है ना। आप बोलो क्लाइमेट नहीं चेंज हो रहा है, हम चेंज हो रहा है, सर्दी नहीं बढ़ रही है, हम लोग चेंज हो रहे हैं, इसलिए सर्दी हम लोगों को ज्यादा लगती है। लेकिन ये इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट नहीं मानता है, ये जो है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी नहीं मानता है। इन्वायरमेंट इकोलॉजी बोलते हैं कि जो अर्थ के सरफेस में जब एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, अर्थ के टेम्परेचर सरफेस का जब एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म में, ये नहीं कि ओहो आज तो बहुत गर्मी है ग्लोबल वार्मिंग हो गई, नहीं, आज बहुत गर्मी हो ग्लोबल वार्मिंग नहीं है, 10 साल से आज के दिन टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, आज से 10 years before या 20 years बिफोर एसी या कूलर कब चलने शुरू होते थे, जून में, समर वेकेशन जून जून में ही होती थी, मई जून में, मतलब बिकॉज दैट वाज द टाइम वेयर द समर इज एट इट्स पीक। अब क्या है, अप्रैल में ही वी नीड कूलर्स एंड एयर कंडीशनर्स। व्हाट इफ दिस स्टार्ट्स हैपनिंग इन February, तो आप बोलोगे पैटर्न चेंज हो रहा है, तो वो क्या है, लॉन्ग टर्म पैटर्न चेंज हो रहा है, एवरेज सरफेस टेम्परेचर अर्थ का बढ़ रहा है, ठीक है, एवरेज सरफेस टेम्परेचर अर्थ का बढ़ रहा है, दैट इज ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। लेकिन अब आप बोलोगे तो सर्दियां क्यों बढ़ जाती है, सॉरी सर्दियां क्यों बढ़ जाती है ना, तो सर्दी क्यों बढ़ती है, तो वो बोलेंगे बेटा ग्लोबल वार्मिंग तो है लेकिन क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज में जरूरी नहीं है सिर्फ टेम्परेचर बढ़े, टेम्परेचर घटेगा भी तो, क्लाइमेट इज चेंजिंग, climate is changing, okay, because there are many reasons। अरे जब आइस मेल्ट होगी तो कोल्ड वाटर कहीं तो ऐड होगा, when ice is melting वो कोल्ड वाटर कहीं तो ऐड होगा, और जो कोल्ड वाटर है जो पहले ल्यूकवार्म वाटर में ऐड होगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ाएगा, और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसके आसपास के एरिया का सॉरी टेम्परेचर कम करेगा, तो उस पर आसपास का एरिया भी टेम्परेचर कम होगा, सिंपल सी बात है। और जो एयर फ्लो कर रही है, जो विंड है, विंड अगर उस टेम्परेचर के उस कोल्ड वाटर के ऊपर से जाएगी तो वो भी तो, उस विंड का भी तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, ऐसे ठंडा जाएगी, समझ में आ रहा है, वेरी गुड, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग रेफर्स ओनली टू द राइजिंग टेम्परेचर, बहुत अच्छे से यही चीज आपको हमने बताई है, ठीक है, यही चीज हमने आपको बताई है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इट रेफर्स टू द इंक्रीज इन द एवरेज अर्थ टेम्परेचर, while climate change refer to the long term change in the weather pattern, ठीक है, इट अबाउट द लॉन्ग टर्म चेंज इन वेदर पैटर्न, प्लस ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ टेम्परेचर बढ़ने बढ़ने को काउंट करता है, एंड क्लाइमेट चेंज हैव रेन स्टॉर्म, फ्रूकन ड्रॉट, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, इंसेसेंट रेन्स, देन साइक्लोन्स, इंक्रीजिंग जो है मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, ये सब क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है, ठीक है, समझ में आया। तो अगर आप आपसे कोई पूछे सर्दी बढ़ रही है तो आप क्या बोलोगे, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, नहीं, आप बोलो क्लाइमेट चेंज हो रहा है या फिर हम बदल रहे हैं, ठीक है, ये मत बोलना हम बदल रहे हैं, इंटरव्यू में मत बोल के आ जाना, ठीक है, बोलेंगे कि बेटा एग्जाम वॉरियर पढ़ के आए हो उसका मतलब तुम, है ना। यहां तक समझ में आ रहा है, यस नो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं है, जल्दी बताओ आ रहा है, कह रहे हैं ऐसे थोड़ी होगा, हमने आज तक बिना क्वेश्चन के कुछ काम किया नहीं जो आज करेंगे, है ना, है ना, है ना, है ना, तो जो है हम आज भी क्वेश्चन के साथ ही काम करेंगे। बताओ बेटा 27 क्वेश्चन,
बी देखते हैं, द साइंटिफिक व्यू इज दैट इंक्रीजिंग ग्लोबल टेम्परेचर शैल नॉट एक्सीड 2%। अच्छा ये तो हम कर चुके हैं ना, अच्छा कर लिए थे क्वेश्चन, ठीक है, फिर तो बी आपने बता ही दिया, क्योंकि ग्लोबल वेटर्स परमानेंटली डिसअपीयर कैसे होंगे, आइस मेल्ट होगी तो नए वेटलैंड बनेंगे। 3 नहीं है, नहीं है। और व्हाइट साइड मोर्टेलिटी, कोरल मोर्टेलिटी होगी, क्योंकि कोरल्स में मोर्टेलिटी क्यों होगी बेटा, रीजन बताओ, कर तो चुके हैं, अब रीजन बताओ, ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे। कोरल की मोर्टेलिटी क्यों होगी, हाँ क्या ये नहीं पता, हम बस आंसर रटे थे, ये नहीं पता, हमने बस आंसर रटे थे। Why there will be widespread coral mortality? चेंज इन टेम्परेचर, वेरी गुड। हमने आपको बताया था ना कि कोरल्स जो होते हैं दे डू नॉट हैव वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर टॉलरेंस, दे डू नॉट हैव वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर टॉलरेंस, हमने आपको बताया था, वेरी गुड। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करिए, 8th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन। ए, वेरी गुड। आज लाइफ की एक चीज समझो, बारिश जो होती है क्यूमुलो निम्बस क्लाउड की वजह से होती है। बारिश जो है क्यूमुलो निम्बस क्लाउड की वजह से होती है, अगर हमने पढ़ा है ना, है ना, है ना, याद आया, कुछ याद आया, है ना। क्या हम तो जो है अब समझ गए, अब तो कोई हमसे पूछेगा तुम मुझे बादलों की ऊंचाइयों पे ले चलो, क्या ले चलेंगे, लेकिन क्यूमुलो निम्बस की तरह है, तो आर्टिफिशियल रेन वाला तो गलत हो गया। अच्छा, इंजेक्शन ऑफ सल्फेट एरोसॉल इन स्ट्रेटोस्फेयर, ये सब चीजें, यानी कि ये सब चीजें हम करते हैं टू हैव नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि टेम्परेचर कम करने के लिए, तो इट इज टू रिड्यूस द ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। कोई बात, दिमाग में रखिएगा कि देयर हैज टू बी सर्टेन वेज टू रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग, जिसमें से एक ही है। समझ में आ रहा है। अभी तक हम क्या सोच रहे थे, क्लाइमेट चेंज मतलब टेम्परेचर बढ़ गया, बस कर डालेंगे क्वेश्चन कि टेम्परेचर बढ़ गया, बाकी हम क्वेश्चन कर डालेंगे। ये समझाने की जरूरत है ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, समझ लो। सन से रेज आई, सन से रेज आई, दीज सोलर रेडिएशन आर ट्रांसपेरेंट, ठीक है। जो ग्रीन हाउस गैसेज होती है दे आर ट्रांसपेरेंट टू सोलर रेडिएशन, मतलब आने देती है, ठीक है, आने देती है। अब अर्थ है, अर्थ है, अर्थ में जो है कुछ हीट री रेडिएट होगी, अर्थ में कुछ हीट री रेडिएट होगी। बहुत सिंपल सी चीज बताते हैं, सुनो, बहुत सिंपल सी चीज बताते हैं। कभी ऐसा सुना है रोड पे खड़े, अरे यार रोड में से बड़ी गर्मी निकल रही है ना, सुना है, रोड में से बहुत गर्मी निकल रही है, वो क्या है, दैट इज द री रेडिएटेड हीट ऑफ अर्थ, री रेडिएटेड हीट ऑफ अर्थ। आपने एक चीज देखा होगा ना कि लोग, पीपल यूज वाटर, पीपल स्प्रे वाटर, जिससे क्या कहते हैं कि जिसको बोलते हैं छिड़काव करना, जिससे थोड़ी ठंडक हो जाए। ठंडक क्या होगा, व्हेन द री रेडिएटेड हीट इज लॉस्ट द टेम्परेचर विल डेफिनेटली फॉल। सिंपल चीज है, सिंपल चीज है, अरे सिंपल क्यों होता, चाय 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 पीते हैं, चाय पिए, हाँ, चाय ठंडी कब होती है, क्या वो तो जब उनके मैसेज का इंतजार करते रहते हैं तब ठंडी हो जाती है, लेकिन जब उसमें से हीट निकल जाती है, या फिर आप फूंक मारते हैं, फूंक मारते, देखिए चाय में फूंक मारने का मतलब क्या है,
चाय में फूंक मारने का मतलब है दैट यू आर ट्राइंग टू इंक्रीज द लॉस ऑफ हीट फ्रॉम दैट कप ऑफ टी, है ना। तो इसका मतलब कुछ रेज वापस निकलती है, वो ग्रीन हाउस गैसेस बाहर नहीं जाने देती, उनको ट्रैप कर लेती है, उनको ट्रैप कर लेती है। सबसे बढ़िया तरीका, गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, कभी धूप में, कभी धूप में गाड़ी बैठे हैं, वेरी गुड। जब धूप में कभी गाड़ी, अच्छा गाड़ी जब पार्क करते हैं सबसे पहले कहीं पार्क इट इन सर्टेन शेडो, छांव में पार्क करो। क्यों? गाड़ी तो बंद है, छांव धूप से क्या मतलब, क्यों? अब देखो दिमाग लगाओ, लॉजिक, छांव और धूप से क्या मतलब, कि शीशे में अगर आएगी तो इतने सारे शीशे, धूप बाहर भी तो चली जाएगी, लेकिन नहीं होता है। दैट इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, ओ सॉरी ग्रीन हाउस इफेक्ट। गाड़ी के अंदर जो हीट आती है, आ तो जाती है बिकॉज इट इज ट्रांसपेरेंट, इट इज ट्रांसपेरेंट, दैट दीज दोज मिरर्स आर ट्रांसपेरेंट टू हीट, लेकिन व्हेन दे आर ट्राइंग टू गो बैक, वो नहीं जा पाते, वहीं घूमती रहती है। तो गाड़ी में जितने देर धूप में खड़ी रखोगे, धूप में खड़े रखोगे, उतनी ज्यादा गाड़ी गर्म हो जाती है ना, हॉट बॉक्स बन जाता है। क्या नहीं लिंक कर पा रहे? धूप में बाइक की सीट, ओए आनंद आ जाता है, उसमें ऐसे पानी डालो आ जाएगी छुस। दैट इज द एग्जांपल ऑफ ग्रीन हाउस। ओके, तो नेचुरल ग्रीन हाउस यही होता है, नेचुरल ग्रीन हाउस ये होता है। अच्छा, अब किस गाड़ी में ज्यादा गर्मी होगी? वो गाड़ी जिसमें ट्रांसपेरेंट वो है विंडोज या मिरर्स, या जिसमें ब्लैक जेट ब्लैक शीशे है, उसमें ज्यादा गर्मी होगी? बताओ कौन सी गाड़ी में ज्यादा गर्मी होगी? इफ यू हैव पार्क्ड अ कार, इफ यू हैव पार्क्ड अ कार, जेट ब्लैक वाले में, व्हाई? बिकॉज यू हैव इंक्रीज्ड द ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ऑफ दैट कार, क्योंकि पहले जो हीट बाहर थोड़ी बहुत भी जा सकती थी, वो भी आपने रोक ली है। यही हो रहा है ह्यूमन एनहेंस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। दीज आर कॉल्ड एज एंथ्रोपोजेनिक रीजंस, दीज आर कॉल्ड एज एंथ्रोपोजेनिक मतलब इंसान की वजह से, ठीक है, एंथ्रोपोजेनिक मतलब ह्यूमंस की वजह से। तो देयर आर एंथ्रोपोजेनिक रीजंस। तो अगर आपसे पूछा एंथ्रोपोजेनिक रीजंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, उसमें जो ह्यूमंस की वजह से हो रहा है, ठीक है, जो नेचुरल है वो नहीं, ठीक है, जो नेचुरल है वो नहीं। समझ में आया यहां तक? यस नो? आ गया, ठीक है। चलिए, नाउ व्हाट आर द ग्रीन हाउस गैसेस? कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस है? आओ एक यूपीएससी का क्वेश्चन देखते हैं, इसके लिए मजा ही आ जाएगा। एक टेस्ट सीरीज सवाल पूछते हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस कौन सी गैस कॉज करती है, और विच हैज द हाईएस्ट ग्रीन हाउस गैस पोटेंशियल? ग्रीन हाउस गैस पोटेंशियल समझते हैं, जिससे सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस जो है और ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है। तो विच हैज द मैक्सिमम ग्रीन हाउस पोटेंशियल? इनमें से आपके पास ये सब चीजें हैं, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, N2O, फ्लोरिनेटेड गैसेस यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, देन HFC, PSCFS6 एंड कार्बन सूट या फिर कार्बन पार्टिकल्स, ठीक है। इन सब में से सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस कौन कॉज करता है? सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस कौन सा कॉज करता है? नहीं, सबसे पहले कौन सा लिखा हुआ है? सबसे पहले कौन सा लिखा हुआ है? वाटर वेपर। तो आंसर इज वाटर वेपर, समझे? दूसरा, वाटर वेपर को कैसे कंट्रोल करोगे? वाटर वेपर कंट्रोल करोगे तो बारिश कैसे होगी? हाँ, वाटर वेपर कंट्रोल करोगे तो बारिश कैसे होगी? समझ रहे हैं? समझ रहे हैं कि नहीं? सो वाटर वेपर इज नॉट इन
कंट्रोल, इट इज अ बिग कंट्रीब्यूटर, ठीक है, बिग कंट्रीब्यूटर, और इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट सबसे ज्यादा होता है, लेकिन वी कैन नॉट कंट्रोल इट, सो इट इज नेचुरल, इट इज नेचुरल, इट इज नॉट एंथ्रोपोजेनिक। समझ में आया है? समझ में आया है? वाटर वेपर सबसे ज्यादा कॉज करता है, लेकिन इट इज नेचुरल। वाटर वेपर को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वाटर वेपर कंट्रोल करोगे तो इट विल अफेक्ट दी, इट विल अफेक्ट दी water cycle, है ना, it will affect the water cycle, and if water cycle is affected, the whole habitat or the biosphere will be affected, ठीक है। then there is carbon dioxide, then there is methane। methane कहां से आती है? wherever, देखिए बहुत अच्छे समझिएगा, जहां भी anaerobic combustion होता है, anaerobic, anaerobic combustion होता है या respiration होता है, वहां पर मीथेन प्रोड्यूस होती है। जहां पर ऑक्सीजन नहीं है, एनारोबिक एंड एरोबिक, एरोबिक मींस वेयर कंबशन इज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, या ठीक है, तो एरोबिक जहां होता है वहां पे ऑक्सीजन होगी, कार्बन, देखिए कुछ भी चीज जलती है वो कार्बन की वजह से ही जलती है, कुछ भी चीज होती है, कोल है उसमें भी कार्बन होता है, कुछ भी चीज में कार्बन होता है, दैट इज बर्निंग। तो अगर इट इज देयर, इट इज बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो या तो कार्बन के साथ मिलकर CO2 बनेगी या CO बनेगी, है ना। when the oxygen is not there, hydrogen is there everywhere, so that improper combustion will cause methane, ठीक है, it will produce methane, ठीक है। कहां पे होती है? वेटलैंड्स में होती है, राइस फील्ड्स में होती है, लाइव स्टॉक में होती है, नेचुरल गैस डंपिंग साइट्स, जहां भी ऑक्सीजन की कमी होती है। ओके, समझ में आया? देन देयर इज निट्रस ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सारी GHG गैसेस है, ठीक है। निट्रस ऑक्साइड, यहाँ पे एसिड रेन का मेन कंट्रीब्यूटर होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। देन फ्लोरिनेटेड गैसेस होती हैं, रेफ्रिजरेंट्स में जो होते हैं, जिनको एरोसोल्स बोलते हैं, जिनको हम एरोसोल्स भी बोलते हैं। क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि कोविड का भी बोला गया है दैट बिकॉज ऑफ एरोसोल्स कोविड कैन ट्रैवल एटलीस्ट, कोविड वायरस कैन ट्रैवल एटलीस्ट 10 मीटर्स ऑल्सो। फिर होते हैं हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, फिर होता है प्लूरोफ्लोरोकार्बन्स, फिर होते हैं SF6, देन कार्बन सूट। कार्बन सूट मतलब कार्बन पार्टिकल्स जो जो है, जैसे आपने देखा होगा ना, कभी ऐश होती है, ऐश जो है कहीं पे आके चिपक जाती है, वो कार्बन सूट की तरह होती है, जहां पे बर्न हुआ, बर्नने के बाद वहां पर फ्लैश वगैरह जो जम जाती है, या फिर आपकी जो है आइस के ऊपर कार्बन जम जाता है, ठीक है। दीज आर ऑल द ग्रीन हाउस गैसेस। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? यस, नो, आ तो जाना ही चाहिए, ठीक है। चलिए, अब ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल का मतलब होता है कि एक गैस, ठीक है, एक गैस कितने टाइम जो है ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट कर सकती है। वन गैस हाउ मच ग्लोबल वार्मिंग इट कैन क्रिएट, दैट विल बी कॉल्ड एज ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल में अगर क्वेश्चन पूछा जाए किसके कंपैरिजन में हमेशा ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल वी काउंट, तो वी काउंट इन द टर्म्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इट मींस व्हेन इट कम्स टू GWP we will keep GWP as 1 for carbon dioxide, ठीक है, as carbon dioxide for 1, ठीक है। सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, अब देखिए सबसे ज्यादा किसका है? सबसे ज्यादा है SF6 का, सल्फर हेक्साक्लोराइड, SF6 का सबसे ज्यादा है, ठीक है। लाइफ टाइम सबसे ज्यादा किसका है? लाइफ टाइम सबसे ज्यादा होता है PFCs का, लाइफ टाइम सबसे ज्यादा PFCs का, ठीक है, पर फ्लोरोकार्बन। तो ये याद रखना है आपको, इसमें CO2 देन CH4 देन N2O फिर HFC फिर PFC फिर SF6, दिस इज व्हाट यू नीड टू, समझ गए? कर लेंगे, ठीक है, कर लेंगे। ओजोन डिप्लीशन, ओजोन डिप्लीशन समझते हैं क्या होता है? हमेशा CO2 के कंपैरिजन क्यों करते हैं? बिकॉज CO2 इज कंसिडर्ड एज द प्राइम ग्लोबल वार्मिंग गैस, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस, प्राइम ग्रीन हाउस गैस मानी जाती है। व्हाई? बिकॉज जब अर्थ पे ह्यूमैनिटी मतलब ह्यूमंस कम थे, तो प्लांट्स क्या निकालते थे? CO2 ही तो निकालते थे,
प्लांट जो है CO2 ही तो निकालते थे, वो सॉरी ऑक्सीजन ही तो निकालते थे। प्लांट जो है ऑक्सीजन निकालते थे और CO2 एब्जॉर्ब करते थे, ठीक है, CO2 एब्जॉर्ब करते थे। तब क्या हुआ, डिफॉरेस्टेशन हुआ, डिफॉरेस्टेशन हुआ तो अर्थ से जो है कार्बन डाइऑक्साइड का यूटिलाइजेशन कम होने लग गया डिफॉरेस्टेशन की वजह से, और ह्यूमंस बढ़ते रहे, कार्बन डाइऑक्साइड ही बढ़ते रहे। ह्यूमंस तो कार्बन डाइऑक्साइड ही निकालते हैं ना एंथ्रोपोजेनिक चेंजेस में। कभी तो नहीं सुना आप मुंह से जो SF6 निकाल रहे हो, हाँ, तो अगर आप मुंह से SF6 निकाल रहे हो तो सही नहीं होगा, कितना सही होगा, तो इसीलिए हम CO2 के टर्म्स में काउंट करते हैं। समझ में आ गया? वो किसी को मत बताना हमने ऐसे बोला कि प्लांट जो है CO2 निकालते हैं, ठीक है, आपस की बात है, ये हो जाती गलतियां, ठीक है। क्या हो गया, हमें तो लगता ही था कांग्रेस ही है, राहुल गांधी वाली गलती कर दी उन्होंने, ठीक है। तो समझ में आया? चले आगे, वेरी गुड। चलिए, ओजोन डिप्लीशन क्या होता है? आओ एक और क्वेश्चन पूछते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, ओए होए, एकदम ओए होए टाइप्स क्वेश्चन। थर्टींथ का क्वेश्चन आंसर करिए, 13 क्वेश्चन का आंसर करिए। नहीं कर रहे हैं आंसर? सी, वेरी गुड। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती उसमें, अब बताओ आंसर। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती एयर क्वालिटी इंडेक्स में, अब आंसर बताओ। मिल गया आंसर? ओ माय गॉड, बस यूपीएससी के इसलिए बोला है, बस अंदाजा होना चाहिए, याद नहीं करना, अंदाजा होना चाहिए कि क्या नहीं है। सिंपल सी बात बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड मेजर करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड तो कितने ज्यादा होगी कंपैरेटिवली टू अदर गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड कंपैरेटिव अदर गैसेस कितनी ज्यादा होगी ना, और उसको क्या कैसे कंट्रोल करोगे?
कार्बन डाइऑक्साइड तो आप कुछ भी जलाओगे निकलेगी निकलेगी, कुछ भी जलाओगे उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलनी ही निकलनी है, कोई ताकत नहीं रोक सकती उससे निकलने से, है ना। तो वो मेजर करोगे तो ऐसे तो दीवाने हो जाओगे मेजर कर करके तुम तो। देखो ये वाली गैसेस है, लिख लो इसको कहीं पर, ए क्वालिटी इंडेक्स AQI क्या मेजर करता, PM10, PM2.5, NO2, मीथेन, हाँ नहीं है ना मीथेन, दिखा तो रहे तुमको, देखो ना, ये है, देखो दिख रहा है ना स्क्रीन पर, हाँ PM10, PM2.5, NO2 कितने, 1 2 3 4 5 6 7, PM10 ये लिख लो कहीं पर, PM10, PM2.5, NO2, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। वेरी गुड। एक और क्वेश्चन पूछते यूपीएससी, पता नहीं क्यों लग रहा है आ जाएगा, ठीक है, लग रहा है आ जाएगा। ओहो, हाँ तो जो आने के चांसेस है कौन सा आएगा, ये जो PM10 है और PM2.5 है, इसमें क्या मतलब है क्या ये 2.5 10 क्या है ये, PM2.5 PM10, व्हाट इज दिस, पर्टिकुलेट मैटर, वो तो पर्टिकुलेट मैटर तो बेटा PM है ना, पर्टिकुलेट मैटर तो PM है। हम पूछे 2.5 और 10 क्या है, साइज किस किस उसमें, यूनिट बताइए, यूनिट बताइए, बिल्कुल सही तक पहुंचे, यूनिट भी बता दीजिए, बस आंसर हो जाएगा कंप्लीट, आंसर जाएगा कंप्लीट। नहीं बताएंगे, हम क्यों बताएं, नहीं बेटा इसीलिए तो पूछा, हमें पता है कहाँ पे गलती कर सकते हो आप लोग, और लास्ट में क्या बोलोगे, पढ़ाए नहीं, टीचर अच्छा नहीं होगा तो कहां से पढ़ाएंगे, है ना। माइक्रोमीटर यानी कि 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 माइक्रोमीटर। सोचो सब पता होता, माइक्रोमीटर और मिलीमीटर वाला नहीं पता होता, सब गलत, कितना बुरा लगता, है ना, कितना बुरा लगता, है ना। और हमको तो तुम लास्ट में बोल दोगे कि अच्छा नहीं पढ़ा टीचर बेकार थे, हम क्या बोलेंगे, ऐसे बुराई करोगे, वैसे झाड़ देंगे बुराई, बस हमारा क्या है, समझे। तो हर चीज को क्लैरिटी, जब तक किसी चीज के बारे में क्लैरिटी ना हो आगे नहीं बढ़ना, क्योंकि ये इंक्यूजिटिव क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए, ये इंक्विजिटिव क्वेश्चन आपके दिमाग में क्या है, PM10 PM2.5 तो साइज पार्टिकल मैटर का साइज है, वो पार्टिकुलेट मैटर जिसका साइज 2.5 माइक्रोमीटर से ज्यादा नहीं है, वो इतने हैं, ठीक है, और वो वाले पार्टिकल जिनका साइज इससे ज्यादा नहीं, वो इतने, ठीक है। 7 पॉल्यूटेंट्स है, 6 कैटेगरीज, 1 2 3 4 5 6 कैटेगरीज आते हैं, गुड, सेटिस्फैक्टरी, मॉडरेटली पॉजिटिव, पुअर, वेरी पुअर, सीवियर, ओके, समझ में आ गया ये, कर लेंगे, वेरी गुड। चलिए आगे, अब ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज में इतना तो समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब समझते हैं ओजोन डिप्लीशन, अभी कह रहे हैं ओजोन तो पॉल्यूटेंट है और ओजोन डिप्लीट हो रही है, तो हम सब कह रहे हैं ओजोन डिप्लीट हो रही है, ओजोन इज अ पॉल्यूटेंट व्हेन इट इज एट द ग्राउंड,
ओजोन इज अ सेवियर व्हेन इज इट एट द एटमॉस्फेरिक लेयर, है ना, एटमॉस्फेरिक लेयर में होती है। ओजोन कहां पाई जाती, कौन सी लेयर में पाया जाता है ओजोन? ओजोन लेयर कहां पाई जाती है? कहो ये तो हम यूं बता दें, यूं बता देंगे, बता दो। ओजोन लेयर कहां पाई जाती है? ओजोन लेयर कहां पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर, वेरी गुड, ठीक है। ओजोन हमें किस चीज से प्रोटेक्ट करता है सब पता है बेटा, सब पता है किस चीज से प्रोटेक्ट करती है, क्या है वो भी हमें पता है, यूवी रेस, है ना, यूवी रेस से प्रोटेक्ट करती है ना, है ना, है ना, है ना। अब 3 टाइप की यूवी होती है, यूवी ए, यूवी बी, यूवी सी। सबसे डेंजरस कौन सी होती है? अरे सबसे डेंजरस वो 100% एब्जॉर्ब हो रही है, आ रही होती तूफान न मचा देती। लॉजिक, सीधी बात। अरे 5% है, इसका मतलब तूफान मचा दे। जो नहीं आ पा रही वही तो खतरनाक होगी, तभी उसी से जो डर है। क्वेश्चन ये आ जाता है और स्टूडेंट कहते हैं याद नहीं आ रहा, ये कौन सा करे। जो नहीं आ पा रही वही तो खतरनाक। अच्छा ज्यादा डेंजरस क्या होती है? रेन्स ज्यादा डेंजरस होते हैं कि सुनामी? अरे जो रेगुलरली आ रही है वो ज्यादा डेंजरस थोड़ी होगी, डेंजरस है लेकिन ज्यादा नहीं है, ठीक है। अब आप देखो, आपने सुना होगा सनस्क्रीन, सनस्क्रीन देखते हैं उसमें प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम यूवी ए, यूवी बी। अगर वहां उसमें लिखा हो प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम यूवी सी तो इसका मतलब बेवकूफ बना रहे हैं। अरे जब आई नहीं रही तो प्रोटेक्ट कहां से कर रहे हो, ये बताओ। जो आई नहीं रही प्रोटेक्ट कहां से कर रहे हो? ऐसे तो कुछ भी लिख दो कि आपको जो है, जो लेजर से भी बता रहे हैं, है ना, बुरी नजर से भी बचा रहे हैं, सबसे बचा लेते हैं सनस्क्रीन। समझ में आया? नजर यंत्र बोल दो उसको, सनस्क्रीन क्यों बोल रहे हो, है ना। वेरी गुड, यहां तक समझ में आ गया। ओजोन डिप्लीट क्यों हो रही है? ओजोन डिप्लीट क्यों हो रही है? बिकॉज क्लोरीन और ब्रोमीन पार्टिकल्स है। देखिए O3 है, O3 को तोड़ दिया, है ना, O3 को तोड़ दिया, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ऑक्सीजन खुली दिख रही है, ऑक्सीजन खुली दिख रही है, तो उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? अरे सिमिलरली कंबाइन हो जाए, ऑक्सीजन अकेले तो छोड़ेंगे नहीं इसको, ऑक्सीजन को तो छोड़ेंगे नहीं, मतलब ओजोन को छोड़ेंगे नहीं, पार्टिकल्स को, तो CCl बना लेंगे, जो ये कंपाउंड फॉर्मेशन कर लेते हैं ओजोन के साथ, जिससे उसको ब्रेक कर देते हैं। समझ में आ गया? समझ में आया? वेरी गुड, इतना डिटेल में जाना नहीं है। देखो ओजोन लेयर की फोटो दिखाते हैं क्या हुआ है। पहले कैसी थी? 2019 में ये था होल, मतलब 14 में ये होल था, फिर थोड़ा हुआ 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 ये चेंज होता रहता है। दिस इज कॉल्ड एज ओजोन डिप्लीशन या ओजोन होल, ठीक है। ओजोन होल, ये छोटा हो रहा है हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, ये छोटा हो रहा है हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। अब ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हमने आपको बता दिया कहां से आते हैं, बहुत जगह से आते हैं, जहां पे भी ऐसे दबाव और कुछ फोम निकल के आती है वहां पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं। कोई भी जगह जहां पे ऐसे होता है ना, दबा के निकालते एकदम फोम निकलती है, कोई भी चीज, फॉग हो कुछ भी हो, जहां भी ऐसे कोई भी ऐसी चीज जहां पे फस करके आप निकालते हो वहां पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होगी होगी, ठीक है। अब देख लो पॉलीयूरेथीन, फिनोलिक, पॉलीस्टाइरीन, ये याद नहीं रहेगा, क्लोरोफ्लोरो, याद करने का तरीका। तो क्या आप, अब आप किसी शॉप पे जाओगे, बोलो क्या चल रहा है, बोलेगा फॉग, कि यस बट इट इज हैविंग ग्लोबल ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल। तुम भी अब उल्टा जवाब दे सकते हो कि क्यों चल रहा है। जैसे आपसे पूछे क्या चल रहा है, आप पूछो, वो कहेंगे फॉग, तो आप पूछ सकते क्यों। फिर पूछेगा मना कहाँ है, तो आप बोलोगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में मना है, ठीक है। अब बोलो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, अब देख रहे हो परचून की दुकान पर कितनी सारी बातें मिलेगी करने के लिए। पहले होता था ना आप बताइए और बताइए क्या चल रहा है, तो अब आपके पास कन्वर्सेशन बढ़ाने की टेक्निक आ गई है। और क्या होता है? हेलन्स होते हैं, HFCs होता है, ब्रोमाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड्स, ठीक है, दे आर ओजोन डिप्लीटिंग। क्लोरोफॉर्म भी, तो क्लोराइड भी हो गए, जहां भी क्लोरीन है, ब्रोमीन है, इन जहां पे है फ्लोरीन, क्रोमीन, ब्रोमीन, उनके आइड्स कुछ भी हो वहां पर ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल है, ठीक है। जिनको बोलते हैं हेलन्स, हेलन्स बोलते हैं ना ये इनको, तो इनमें ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस है, बिकॉज दे आर वेरी रिएक्टिव, बिकॉज दे आर वेरी रिएक्टिव।
अभी ठीक है, अब जो नहीं रुक रहा? ठीक है, अभी ठीक है, वेरी गुड। तो याद कर लेंगे, इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड भी याद करना है। दीज आर द ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। अब ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल क्या होता है? ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल होता है वो जो मटेरियल है, एलिमेंट है, वो कितनी ओजोन को ब्रेक, कितना ओजोन को ब्रेक कर सकता है जिससे कि ओजोन डिप्लीशन शुरू हो जाए। ठीक है, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स का ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल इज एसेंशियली जीरो। इसलिए आपके रेफ्रिजरेंट्स में आपके HFCs यूज होने लग गया है। ये आपको बताएं कि गाली में क्या था। अब वियना कन्वेंशन हुई थी टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर। देयर वाज अ वियना कन्वेंशन टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर। ठीक है, अब क्या है? When it was adopted in the year 1985। ठीक है, ये किसी लिए है? ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, लेकिन इट इज टू प्रोटेक्ट द ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, इट इज टू रिड्यूस द ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, जिससे ओजोन डिप्लीट ना हो। इसी के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ वियना कन्वेंशन, एक प्रोटोकॉल हुआ जिसको बोलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसी के बेसिस पे प्रोटोकॉल हुआ जिसको बोलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। वीडियो रुक गई थी या सुनाई दे रहा है आपको? बताइए, सुनाई दिया अभी तक जो भी पढ़ाया? तो वियना कन्वेंशन हुई है। आपको याद रखने का तरीका सुनिए, इतना ध्यान नहीं देना है। ओजोन डिप्लीशन के लिए हुई थी वियना कन्वेंशन, लीगली बाइंडिंग नहीं है। ओजोन डिप्लीशन को ही रोकने के लिए प्रोटोकॉल हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, विच इज लीगली बाइंडिंग। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज लीगली बाइंडिंग। इसमें क्या है कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस का ट्रेड रोकना है। ठीक है, ट्रेड रोकना है, और ऑल्सो उसको रोकने के लिए एक फंड बनाना है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में कौन कौन से केमिकल्स इंक्लूडेड है? HCFCs, CCl4, हेलेंस, HCFC। ठीक है, HCFC, ब्रोमाइड, क्लोराइड। इसमें जितने भी हमने आपको बताया था क्लोरो जो CFCs होते हैं सारे इंक्लूडेड है, इंक्लूडेड है। ठीक है, वेरी गुड। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल HCFC तक जो है इन्होंने कंप्लीट कर लिया है। उसको रिमूव करना, पहले HCFT रिमूव नहीं होता था। ठीक है, HCFC रिमूव नहीं होता था, लेकिन अब इन्होंने HCFC भी रिमूव कर दिया है। क्यों? क्योंकि किगाली एग्रीमेंट के थ्रू बहुत क्लियर हुआ है कि जो FCFCs हैं प्लस जो HFCs हैं, ठीक है, वो जो HFCs है यानी कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, HCFCs एंड हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। HFC अभी आपको बताया था उसका ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल जीरो था, लेकिन इट इज अ ग्रीन हाउस गैस, इट इज अ ग्रीन हाउस गैस। एंड HFC हमने आपको बताया था इसका GWP बहुत हाई, इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इज वेरी हाई। ठीक है, इट्स ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इज वेरी हाई, एंड दैट इज व्हाई इसको भी हमने रिमूव करने की बात करी है। किसके थ्रू? किगाली एग्रीमेंट के थ्रू। ठीक है, तो किगाली एग्रीमेंट वाज डन टू रिमूव द ozone depleting substances which are also causing greenhouse gases or greenhouse effect। ठीक है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। ओके, ये है किगाली अग्रीमेंट, ये है किगाली अग्रीमेंट। चलते हैं आगे। अब क्लाइमेट चेंज को रोकने के ना दो तरीके होते हैं, एक होता है मिटिगेशन, एक होता है अडैप्शन। ठीक है, क्लाइमेट चेंज को रोकने के दो तरीके होते हैं, एक होता है मिटिगेशन, एक होता है अडैप्शन। मिटिगेशन मतलब चीजें कम कर देना, अडैप्शन मतलब जो हो रहा है उसको उसके साथ एडजस्ट कर देना। ठीक है, क्लाइमेट चेंज को रोकने के दो तरीके हैं, मिटिगेशन एंड अडैप्शन। मिटिगेशन मतलब कम करना एमिशन, अडैप्शन मतलब वो जो हो रहे हैं उनसे अडैप्ट करके कम से कम नुकसान हो। अब
कुछ एमिशंस होते हैं विच आर कॉजिंग नेगेटिव ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है, या फिर जिनको कॉज कर रहे हैं नेगेटिव ग्रीन हाउस पोटेंशियल, मतलब ग्लोबल वार्मिंग से टेम्परेचर बढ़ता है, कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिससे टेम्परेचर कम होता है, ठीक है, जिससे टेम्परेचर कम होता है या फिर जिससे CO2 एमिशंस कम होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं जिससे CO2 एमिशन कम होता है या फिर टेम्परेचर कम होता है। उनको क्या क्या मेथड्स हैं वो याद करिएगा, याद करके आइडेंटिफाई करना है बस। एफॉरेस्ट्रेशन एंड रिफॉरेस्ट्रेशन, सिंपल सी बात है, अगर आप ज्यादा पेड़ लगाएंगे ज्यादा CO2 कंज्यूम होगा, ऑक्सीजन भी मिलेगा। फिर कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, ठीक है, कार्बन कैप्चर स्टोरेज, कार्बन लिया, कैप्चर किया और जमीन में दबा दिया, ठीक है, जमीन में दबा दिया। फिर होता है बायोकार और बायोचार, यानी कि कार्बन को सॉइल में ही हमने यूज कर लिया एज अ मैन्योर, ठीक है, उसको बोलते हैं बायोचार, ठीक है। सो जो बर्न्ड बायोमास है इट इज एडेड टू सॉइल एब्जॉर्बिंग एडिशनल CO2। फिर होता है एनहांस्ड वेदरिंग, एनहांस्ड वेदरिंग मतलब क्रश्ड मिनरल्स आर अप्लाइड, क्रश्ड मिनरल्स आर अप्लाइड टू सॉइल फॉर CO2 एब्जॉर्प्शन। फिर होता है ओशन फर्टिलाइजेशन, मतलब आपने ओशन में CO2 एब्जॉर्प्शन करवा दिया, ठीक है, कैसे कराएंगे, बाय मोर एल्गल ग्रोथ, बाय मोर एल्गल ग्रोथ, या फिर एयर कैप्चर, ठीक है, एयर कैप्चर के थ्रू, मतलब एयर में एडिशनल कार्बन को हम लोग कैप्चर कर लेंगे। दीज आर द टेक्निक्स, ठीक है। क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए जियो इंजीनियरिंग भी एक तरीका होता है, ठीक है, जियो इंजीनियरिंग मतलब यूजिंग इंजीनियरिंग फॉर मेकिंग चेंजेस इन द ज्योग्राफी में चेंज करने के लिए अगर हम इंजीनियरिंग यूज करेंगे, दैट इज जियो इंजीनियरिंग। क्या करेंगे, स्पेस में मिरर लगा दो, मिरर लगाने से क्या होगा, जो है एडिशनल CO2 से रिफ्लेक्ट बैक कर देंगे। क्लाउड सीडिंग कर देंगे, क्लाउड सीडिंग क्या हो, रेनफॉल हो जाएगा। रिफ्लेक्टिव एरोसॉल्स लगा देते हैं, ठीक है, एयर कैप्चर कर सकते हैं, CO2 स्टोरेज कर सकते हैं, डायरेक्ट इंजेक्ट करते हैं सी में। आर्टिफिशियल अपवेलिंग, जिससे एल्गल ग्रोथ बढ़ जाएगी, ज्यादा कंजप्शन होगा CO2 का। या फिर आयरन फर्टिलाइजेशन, नाम याद रह जाए वही बहुत ज्यादा है, डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है, ओके। यहां तक समझ में आ रहा है, यस नो, ये चीटिंग हम नहीं कर रहे, इतने मुश्किल कैसे हो रहा है, तो कुछ समझ में आ रहा है, ऊपर से जा रहा है, क्या है बताओ, मन की बात बताओ। हेलो, हाँ बताइए। सर उसके आप बता कि आवाज कट रही है, बताए एक बार अब दोबारा, आवाज कट रही है आपकी। एक काम करिए, टाइप कर दिए क्या क्वेश्चन है, आवाज कट रही है आपकी। नहीं यार, आवाज कट रही है। क्वेश्चन टाइप कर दीजिए, आवाज कट रही, क्वेश्चन टाइप कर दीजिए। हम्म, अब बताइए, बोलिए एक बार, क्वेश्चन क्या है। किगाली एग्रीमेंट में बताएं GWT HFC फायदा होता है सर, व्हाटएवर क्या होता है। देखिए किगाली एग्रीमेंट में क्या है, हमने आपको भी बताया था, ओजोन डिप्लीशन
डिप्लीटिंग पोटेंशियल जब समझा रहे थे, हमने आपको बताया था HFCs जो होते हैं, HFCs का ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल 0 होता है, ठीक है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल 0 होता है। तो क्या हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, इन्होंने रेफ्रिजरेंट्स या ये सब जो चेंज कर रहे थे, इन्होंने बोला था कि हम HCFC को भी फेज आउट कर देंगे, ठीक है, और हम लोग यूज करा करेंगे HFCs, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, जिससे ओजोन डिप्लीट नहीं होगा। लेकिन जो HFC है वो ग्रीन हाउस गैस है और उसका ग्रीन हाउस पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, हमने पढ़ा था। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स का ग्रीन हाउस पोटेंशियल बहुत ज्यादा हमने पढ़ा था, GWP अभी तो पढ़ा था थोड़ी देर पहले। क्या हमें याद ही नहीं, हम सब याद रखें क्या है? देखो HFC का कितना है, 150 से 11,700 ग्रीन हाउस पोटेंशियल। So HFCs may not be ozone depleting, but HFCs are greenhouse gases. तो किगाली अग्रीमेंट में HFCs को भी एलिमिनेट करने की बात हुई है। तो HFCs are also included under the किगाली अग्रीमेंट as per the Montreal Protocol. समझ में आ गया? समझ में आ गया? ओजोन डिप्लीटिंग तो नहीं है, लेकिन वो फिर भी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का पार्ट हो गया क्योंकि वो ग्रीन हाउस गैस है। वाटर वेपर का ज्यादा होता है। बेटा वाटर वेपर कम कैसे करोगे, ये तो बताओ, कैसे कम करोगे? हम दोनों सबसे खतरनाक वाटर वेपर कम कैसे करोगे? नेचुरल है ना, नेचुरल है ना। जैसे हम सिंपल आपसे एक चीज बात करें, अगर ह्यूमन टर्म्स में बात करते हैं, सबसे ज्यादा ह्यूमंस को प्रॉब्लम किस चीज से होती है? एज बढ़ने से होती है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम। बीमारी की जड़ क्या है? बीमारी की जड़ क्या है? जैसे जैसे लोग एजेड हो रहे हैं, बीमारी बढ़ती जा रही है ना। लेकिन क्या एजिंग रोक सकते हो? क्योंकि वक्त को थम जाए, वो गानों में होता है ना कि ए वक्त तू थम जा, वो गाने में, असली वक्त में नहीं थमा सकते। वही चीज है, वाटर वेपर को नहीं हम कंट्रोल कर सकते, इसलिए हम उसको रोकने के लिए कुछ करते ही नहीं। समझे? समझ में आ गया? वेरी गुड। अब कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज के बहुत सारे तरीके वही बोल रहा था सर कि HFC, हाँ बताइए बताइए, बोलो बोलो वही बोलो। मैं सर पूछ रहा था कि सर ग्रीन हाउस गैस में आपने बताया था वाटर वेपर, वही पूछ रहा था सर, ग्रीन हाउस में आपने बताया था कि वाटर वेपर का ज्यादा होता है पोटेंशियल, इसलिए मैंने कंफ्यूजन हो गया। हाँ HFC का पोटेंशियल है, वाटर वेपर का ज्यादा होता है, लेकिन वाटर वेपर इज नॉट काउंटेड इन दी आर्टिफिशियल ग्रीन हाउस गैसेस। हमें प्रॉब्लम आर्टिफिशियल से है, नेचुरल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अगर नेचुरल CO2 खत्म हो जाएगी तो प्लांट्स खाना कैसे बनाएंगे, ये भी तो सोचो। अगर नेचुरल CO2 खत्म हो जाए, प्लांट्स खाना कैसे हो जाएंगे? तो गड़बड़ हो जाएगी, हम लोगों को ऑक्सीजन कहां से मिलेगी? ठीक है, तो CO2 भी जरूरी है, इसीलिए उसको 1 रखा। ठीक है, अब एक ठीक है ये देख लीजिए, पेरिस क्लाइमेट डील में एक इनिशिएटिव लॉन्च हुआ था 4P1000, ठीक है, 4P1000। ये इनिशिएटिव क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करने का था, ठीक है। इसमें क्या करेंगे कि कार्बन कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में रिड्यूस करने की बात है। बस याद रखिएगा 4P1000 इनिशिएटिव इज फॉर क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करने के लिए, बस इतना याद रखिए। इससे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज you do not need subject specialization। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाता है 4P1000 इनिशिएटिव, इट इज फॉर क्लाइमेट चेंज। कब लॉन्च हुआ था? COP21 पेरिस क्लाइमेट डील के अंदर। ओके, ठीक है, वेरी गुड। अब और रोकने का क्या तरीका है भैया? कार्बन में प्राइसिंग लगा दो। आप जितना जो है कार्बन एमिट करेंगे उसके उतना आपको पैसे देने पड़ेंगे। इसके दो तरीके होते हैं, या तो एमिशन ट्रेडिंग, जिसने ज्यादा एमिट किया उसको पैसे देने पड़ेंगे, जिसने कम किया उसको पैसे मिलेंगे, कैप एंड ट्रेड सिस्टम। या फिर कार्बन का टैक्स लगा दीजिए, कि आपने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किया तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, ये और तरीके हैं। अब कुछ कन्वेंशन है, UNFCCC। कब से आया था UNFCCC? UNFCCC वाज द पार्ट ऑफ कन्वेंशन जो आई थी। कब आई थी याद करो? UNCED याद है? UNCED 1992 रियो समिट, वहां पे 3 कन्वेंशन थी। एक
आपका था CBD, एक था UNFCCC और तीसरा था UNCCD। तो उनमें से एक UNFCCC है, ठीक है। ये कन्वेंशन क्या होती है? ये कन्वेंशन लीगली बाइंडिंग नहीं है एंड इट इज अ फ्रेमवर्क टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। इट इज अ फ्रेमवर्क टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। इसकी मीटिंग होती है, इसको बोलते हैं COPs, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इसकी मीटिंग को बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ओके, अब ये तीन उसमें कंट्रीज को तीन उसमें डिवाइड कर रखा है इन्होंने। क्या है? एक होती है NX1 कंट्रीज, पहली होती है NX1 कंट्रीज, ठीक है, जो OECD के मेंबर यानी कि अमीर देश। अमीर देश आर द पार्ट ऑफ NX1 कंट्रीज, ठीक है, NX1 कंट्रीज। लेकिन वो अमीर जो इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन है, ठीक है, OECD के मेंबर लेकिन इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन, जैसे कि आपकी बाल्टिक कंट्रीज हो गई, रशिया हो गया। NX2 में होती है अमीर देश जो अमीर बन चुके हैं, मतलब डेवलप्ड। NX2 में डेवलप। और तीसरी होती है नॉन NX कंट्रीज। नॉन NX कंट्रीज मतलब लीस्ट डेवलप कंट्रीज, या फिर जो अभी OECD के मेंबर नहीं बन पाए हैं, विच आर नॉट कंसिडर्ड एज द फर्स्ट वर्ल्ड, ठीक है, विच आर नॉट द पार्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड। तो NX1 इज द पार्ट ऑफ द OECD कंट्रीज which are economies in transition, EIT. NX2 are those countries which are developed countries and non-NX countries are those which are least developed. अब कहेंगे हम क्या करें इसका, है ना? तो उसके लिए एक प्रोटोकॉल हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल वाज, वो इट टुक प्लेस इन 1997, फोर्स में आया था 2005 में, ठीक है। इट टुक प्लेस इन 1997 एंड फोर्स में आया था 2005 में। इसमें क्या था कि 4 साल का जो पीरियड है 2008 से 2012 के बीच में, वहां पर एमिशन कंट्रोल होंगे, ठीक है, एमिशन कंट्रोल होंगे। और अगर एमिशन कंट्रोल नहीं होते हैं तो देयर हैज टू बी सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ दोस कंट्रीज व्हिच आर इंक्रीजिंग देयर एमिशन, ठीक है। एमिशन कंट्रोल करने का नहीं करोगे तो आपको कुछ देना पड़ेगा, ठीक है। कौन कौन से को देना पड़ेगा? NX1 वालों को देना पड़ेगा, ठीक है, NX1 वालों को देना पड़ेगा एंड NX2 वालों को देना पड़ेगा, ठीक है। NX1 और NX2 वालों को देना पड़ेगा। NX जो नॉन NX कंट्री उन्हें कुछ नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, जो नॉन NX कंट्री उन्हें कुछ नहीं देना पड़ेगा। समझ में आया? इट इज अ प्रोटोकॉल अंडर UNFCCC। इट इज अ प्रोटोकॉल अंडर UNFCCC। अब क्या मैकेनिज्म है देखिए, अब कुछ मैकेनिज्म है, ध्यान से समझिएगा। अगर डेवलप कंट्रीज काम कर रहे हैं एक दूसरे के अंदर, इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री, इंडस्ट्रियलाइज्ड यानी कि यूएस और जापान, खैर दोनों ही निकल चुके हैं अब तो क्योटो से बाहर, लेकिन यूएस और जापान अगर साथ में कार्बन एमिशन कम कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे जॉइंट इंप्लीमेंटेशन, ठीक है। अगर यूएस से इंडिया में कोई कार्बन को कम करने के लिए प्रोजेक्ट चला रहा है तो उसको बोलेंगे क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, ठीक है। और वो कोई प्रोजेक्ट नहीं चला रहा है, बस इंडिया ने कम करे और यूएस ने वो कम करने को खरीद लिया, ठीक है, उसको खरीद लिया, जिसको बोलते हैं कार्बन ट्रेडिंग, तो उसको बोलेंगे एमिशन ट्रेडिंग, ठीक है, उसको बोलेंगे एमिशन ट्रेडिंग। तो जॉइंट इंप्लीमेंटेशन डेवलप के बीच में, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म डेवलपिंग एंड डेवलप के बीच में, एंड एमिशन ट्रेडिंग इज बिटवीन एनी ऑफ द कंट्रीज। ओके, समझ में आया? आया कि नहीं? वेरी गुड। अब पेरिस एग्रीमेंट हुआ था। पेरिस एग्रीमेंट कब हुआ था? कहां हुआ था? पेरिस में हुआ था। वेरी गुड, ठीक है, 2015 में हुआ था। इन्होंने क्या किया था? 3 चीजें की थी कि हम जो एवरेज टेम्परेचर उसको 2 से डिग्री जो बढ़ रहा है उससे कम करने की कोशिश करेंगे, रेजिलियंस बढ़ाएंगे एंड हमारा जो मनी फ्लो है उसको बेटर करेंगे, ठीक है। 3 काम करने थे। टेम्परेचर कम करेंगे 2 डिग्री से, कोशिश करेंगे 2 डिग्री से कम होने की कोशिश हो जो इंक्रीज है, रेजिलियंस बढ़ाएंगे एंड जो है फाइनेंसेस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब फाइनेंसेस कहां से पैसा आएगा क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए? तो एक तो है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, ठीक है, वन इज ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, सेकंड इज ग्रीन क्लाइमेट फंड एंड थर्ड इज अडेप्टेशन फंड, ठीक है। GEF क्या है? उसके अंदर 2 फंड है, लीस्ट डेवलप कंट्रीज फंड एंड स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड। दूसरा ग्रीन क्लाइमेट फंड है, तीसरा अडेप्टेशन फंड है। अब GEF समझिए, ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी, ये कब आई है? 1992 में, 1992 में आई है रियो अर्थ समिट के थ्रू, ठीक है। तो GEF बहुत पहले आ गया, सब साथ में आ गया, है ना। इमेजिन करिए GEF पहले ही आ गया। मैनेज कौन करता है?
वर्ल्ड बैंक, इसको मैनेज कौन करता है? वर्ल्ड बैंक। ये अवेलेबल किसके लिए है? डेवलपिंग कंट्रीज के लिए या फिर इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन के लिए। क्यों? एनवायरमेंटल कन्वेंशन को अप्लाई करने के लिए। ओके, एनवायरमेंटल कन्वेंशन को अप्लाई करने के लिए इंडिया में कौन सी मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट करेगी? MOEF ट्रिपल सी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल फॉरेस्ट। किस किस के लिए पैसा देता है GEF? CBD, UNFCCC, UNCED, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स और मिनामाता कन्वेंशन ऑन मर्करी, इन सब चीजों के लिए पैसा देता है। ठीक है, फिर आता है आपका लीज डेवलप कंट्रीज फंड। ये किसके लिए है? लीज डेवलप कंट्रीज के लिए है। ये मैनेज कौन करता है? याद करो, GF के अंदर आ रहा है, तो लीज डेवलप कंपनीज फंड GF मैनेज करेगा। फिर आता है आपका स्पेशल क्लाइमेट फंड। स्पेशल क्लाइमेट फंड भी कौन मैनेज करेगा? GF के अंडर आएगा। ठीक है, GF के अंडर आएगा। वेरी गुड। फिर आता है ग्रीन क्लाइमेट फंड। ये आया है 2010 में। ग्रीन क्लाइमेट फंड आया है 2010 में। ये 2010 में किसके लिए आया है? बहुत सिंपल चीज समझिए, दैट देयर विल बी अ फंड व्हिच विल बी क्रिएटेड टू प्रोवाइड क्लाइमेट चेंज फंड ऑफ $100 बिलियन अ ईयर बाय 2020। मतलब 2020 तक जो है हर साल $100 बिलियन देने की बात थी। ठीक है, ये कब हुआ था? 2010 में। फिर एक और फंड था, दैट इज कॉल्ड एज अडेप्टेशन फंड। देयर वाज अनदर फंड दैट वाज कॉल्ड एज अडेप्टेशन फंड। ये कब आया? क्योटो प्रोटोकॉल के लिए, कि भाई अडेप्ट करने के लिए, अडेप्टेशन करने के लिए कुछ तो आपको पैसा देना होगा। ठीक है, तो जो डेवलपिंग कंट्री थी उनको CDM के साथ साथ कुछ और फंडिंग भी मिलती थी। ये 3 आपके फंड हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। आ गया? पक्का? वेरी गुड। अब आपने बोल दिया है, अब आपको कोई नहीं रोक पाएगा इस क्वेश्चन को आंसर करने से। 20 सेकंड का आंसर दीजिए, 20 सेकंड का आंसर दीजिए। हाँ जी, बताइए। ए, वेरी गुड। अभी अभी तो पढ़ा ना, ग्रीन क्लाइमेट फंड डेवलपिंग कंट्रीज को मिल रहा है ना? बिल्कुल मिल रहा है। फाउंडेड, अरे UNFCCC के अंदर था, अभी तो पढ़ा है ना? UNFCCC के अंदर था, अभी तो पढ़ा। इसके लिए इसका आंसर A1 ओनली। वेरी गुड। कहेंगे बस इसके लिए इतना पढ़ाया, हम बोलेंगे नहीं रुको जरा, सब्र करो, है ना? दीजिए बेटा, 23rd बताइए।
डी। ओहो, 800 साइंटिफिक इन्वायरमेंटल इश्यूज एट ग्लोबल लेवल। बेटा फंड है, रिसर्च करने का क्या मतलब है इसका? अच्छा, कभी आपने अपने बैंक अकाउंट को देखा पैसे कहीं रिसर्च करते हुए? कभी बैंक अकाउंट को देखा बैग टांग के स्कूल जाते हुए? हाँ, अपनी गुल्लक को देखा कभी जाते हुए पढ़ने? फंड है तो साइंटिफिक रिसर्च कहां से कर लेगा? गुल्लक जो है पढ़ सकता है क्या? नहीं ना, तो इट सर्व एज अ फाइनेंशियल मैकेनिज्म। आंसर विल बी ए। इसे याद कर रहे हैं, बताया था, इमेजिन करके रखना। फंड है, 3 फंड, जीएफ ग्लोबल क्लाइमेट फंड, एंड तीसरा जो है आपका अडेप्टेशन फंड। ओके, आउट ऑफ पैसे रिसर्च। बेटा पैसे से रिसर्च होता है, लेकिन उन्होंने विद रेफरेंस टू ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी क्या होगा? इट अंडरटेक्स है, इट अंडरटेक्स है, इट प्रोवाइड्स फंडिंग टू साइंटिफिक रिसर्च होता तो सही होता। इट प्रोवाइड्स फंडिंग टू साइंटिफिक रिसर्च होता, सही होता है ना? अब समझ में आ रहा है यूपीएससी कहां खेल जाती है ना? अगर बस आपको जो है यूपीएससी में थोड़ा सा भी हिंट हो ना, तो क्वेश्चन बहुत आराम से कर सकते हैं, थोड़ा सा भी हिंट हो। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करके दिखाएंगे। शाबाश, ये आपने कर लिया तो आज जो है मजा ही आ जाएगा। देखिए 7th क्वेश्चन करिए। बताइए। बी। अच्छा चलिए देखते हैं। The agreement was signed by all the member countries, you know, it will go into effect in 2017. ठीक है। The agreement aims to limit the greenhouse gas emissions so that the rise of global warming do not exceed 2 डिग्री। सेकंड तो सही है, ठीक है, सेकंड तो सही है। Developed countries acknowledge their 1000 बिलियन, ओ माय गॉड 100 बिलियन था ना। आज समझे यूपीएससी में थोड़ा सा भी गलती कर दी तो बस, अगर आपको पता है थर्ड गलत है तो आज क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा भी आपको पता है, इसको थर्ड ऑप्शन अगर आपको पता है तो क्या आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं?
हाँ, क्योंकि 3 इज करेक्ट, वो सॉरी 3 इज रॉन्ग, 3 इज रॉन्ग, 3 इज रॉन्ग। हमें जानना ही नहीं है कब आ रहा है इफेक्ट में। अब तो मजा आया होगा थोड़ा सा क्वेश्चन करने में। अभी तक सोचते थे फंड कैसे याद रखेंगे, ओ माय गॉड, है ना। अभी तो ये तो लग रहा होगा ओ माय गॉड फंड कैसे याद रखेंगे। तो ऐसे याद रखना है, और कौन से रखना है। ओके, चलिए अब इंडिया ने क्या किया वो भी देख लेते हैं। बेटा ये मत बोलना आज के लिए काफी है, या है अभी तो हुआ ही नहीं। बताओ जल्दी बताओ। आई लर्न एलिमिनेशन मेथड फ्रॉम, सो थैंक्स। और पढ़ा है आज तो पढ़ पढ़ के पागल हो जाए, दीवाने हो जाएंगे आज से, इतना पढ़ डालेंगे, है ना। क्योंकि याद कुछ रहना नहीं है, इतना ही पढ़ ले, है ना। तो कितना ही पढ़ ले अच्छा है ना बच्चों। वेरी गुड। चलिए अब इंडिया के कुछ एफर्ट्स हैं, ठीक है। डिटेल में याद नहीं रह पाएगा, जितना आप याद कर पा रहे हो उतना बताएंगे। पहला होता है इंडियन नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, ठीक है। नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, इंडिया का वादा है वर्ल्ड को। इंडिया नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन है, इंडिया का वादा कि हम अपने एमिशन कितने कम करेंगे, ठीक है। दिस इज इंडियाज प्रॉमिस टू द वर्ल्ड दैट हाउ मच एमिशंस वी विल रिड्यूस। तो इंडिया ने क्या प्रॉमिस किया है, दैट वी विल रिड्यूस आवर जीडीपी एमिशंस 33 to 35% बाय 2030, ठीक है। और हमने क्या वादा किया ये याद करना है, एक तो कि 2005 लेवल से 33 to 35% कम कर देंगे 2030 तक, 25 साल में, ठीक है। क्योंकि एक जनरेशन चेंज हो जाती है 25 ईयर्स में, तो 25 ईयर्स का हमने प्रॉमिस किया। 25 ईयर्स में प्रॉमिस किया 35% का, याद रखिए, ठीक है। एमिशन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी क्या होती है, एमिशन ऑफ जीडीपी और ग्रीन हाउस गैसेस वर्सेस जीडीपी, ठीक है। तो हम अपने टोटल एमिशन नहीं कम करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी, एमिशन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया। अगर जीडीपी बढ़ा और एमिशन उतने ही रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर एमिशन बढ़े और जीडीपी कम हुआ तो ज्यादा दिक्कत है। समझ में आ रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आइडिया है। फिर हमने क्या और वादा किया है कि हम अपने नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी को 40% तक कर देंगे। हम अपनी नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी को 40% तक कर देंगे बाय 2030। हम जो है फॉरेस्ट कवर बढ़ा देंगे, जो एडिशनल CO2 कितनी अब्सॉर्ब करे, 2.5 to 3 बिलियन टन्स बाय 2030। हम लोग अपनी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करेंगे कहां पर, एग्रीकल्चर में, वाटर रिसोर्सेज, कोस्टल एरियाज, हेल्थ एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। हम जो है क्लियर करते हैं दैट वी विल नीड इंटरनेशनल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी सपोर्ट टू मीट इट्स क्लाइमेट गोल, ठीक है। हमें कितना पैसा चाहिएगा, हमें चाहिए 2.5 ट्रिलियन डॉलर, ठीक है, बाय 2030। ये सब काम करने, समझ में आ गया। यू अंडरस्टैंड व्हाट आर इंडियाज इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, ठीक है। उसी एक और इंडिया का इसी के साथ एक प्लान है दैट इज कॉल्ड एज नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, इसमें कितने हैं, इसमें 8 टोटल हैं और 2 और नए ऐड हुए हैं, एक तो आपका बायो एनर्जी वाला और दूसरा आपका इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स वाला, ठीक है। 2 और ऐड हुए हैं। पहला क्या है, नेशनल सोलर मिशन। सोलर मिशन में हम लोगों को क्या करना है, 100 वाट सोलर पावर बाय 2022, ठीक है। 100 गीगावाट सोलर पावर बाय 2022, ठीक है। दिस इज आवर सोलर मिशन। दूसरा क्या है, एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ानी है। एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ाने के क्या क्या तरीके हैं, पहला है परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड। परफॉर्म करो, एमिशन कम करो और उसको बेच दो, ठीक है, पहला तरीका। दूसरा है मार्केट बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, यानी कि मार्केट में जो एनर्जी एफिशिएंट इक्विपमेंट है उनको यूज करना। तीसरा एनर्जी एफिशिएंसी फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म, यानी कि फाइनेंशियल सपोर्ट लेना फॉर इंक्रीजिंग द एनर्जी एफिशिएंसी। एंड चौथा है फ्रेमवर्क फॉर एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सर वो प्लेज कब
किया था इंडिया ने? बेटा वो प्लेज इंडिया ने किया था इन दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेमिनार, ठीक है, पेरिस क्लाइमेट डील के बाद। पेरिस क्लाइमेट डील 2015, क्लाइमेट चेंज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है पेरिस क्लाइमेट डील, ठीक है, एनर्जी एफिशिएंसी। फिर हमें क्या करना है, एक सस्टेनेबल हैबिटेट बनाना है, ये भी हमारा नेशनल एक्शन प्लान और क्लाइमेट चेंज के अंदर है। फिर हमारा वाटर मिशन है और एक सस्टेनेबल हिमालयन इकोसिस्टम है, ये भी हमें करना है। फिर हमें नेशनल मिशन ऑन ग्रीन इंडिया, हमारा टारगेट क्या है कि अपना जो फॉरेस्ट कवर है उसे 33% बढ़ा देना है, ठीक है, अपना फॉरेस्ट कवर 33% बढ़ा देना एज दैट ऑफ 1980। फिर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हमें प्रोवाइड कराना है एंड वी शुड प्रोवाइड सस्टेनेबल स्ट्रैटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज, ठीक है, सस्टेनेबल नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। सिमिलरली जैसे नेशनल एक्शन प्लान है ऐसे स्टेट एक्शन प्लान होते हैं, ठीक है, स्टेट एक्शन प्लान होंगे जहां पर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट उनको सपोर्ट प्रोवाइड करेगी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, समझ में आ रहा है? ये सब ऊपर ऊपर बहुत डिटेल में नहीं पूछ रहा यूपीएससी। फिर एक फंड बना गया है, वही 2015 के बाद ही आफ्टर द नेशनल एनवायरमेंट वो आफ्टर द पेरिस क्लाइमेट डील। इस फंड का नाम क्या है, नेशनल अडेप्टेशन फंड ऑन क्लाइमेट चेंज। नेशनल अडेप्टेशन फंड ऑन क्लाइमेट चेंज कितने का फंड है, 350 करोड़। 350 करोड़ किस लिए यूज होगा, कॉस्ट ऑफ अडेप्टेशन फॉर स्टेट एंड यूटीज ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया का फंड है ये, बाहर से नहीं है, इंडिया अपना फंड जो है स्टेट और यूटी को देगा फॉर कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज। इसकी नेशनल इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है, नबार्ड। क्वेश्चन ये आ सकता है, इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम और इसकी नेशनल इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है, नबार्ड, ठीक है, नेशनल adaptation fund on climate change, national adaptation fund on climate change, ओके, ठीक है। फिर आता है क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान, ये 2014 में आया था, वही पैसा 5 साल के लिए 290 करोड़ के लिए, ठीक है, 290 करोड़ के लिए पैसा दिया था फॉर क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करना टिल 2019। फिर एक रिपोर्ट जाती है इंडिया की, ठीक है, UN CCC में। तो बाइनियल मतलब 2 साल में एक बार, तो 2018 में गई थी, 2020 में कोविड की वजह से नहीं जा पाई है, ठीक है। तो उन्होंने क्या बताया कि इंडिया का एमिशन इंटेंसिटी 21% तक कम हो गई है, हमने जो है अपना लैंड यूटिलाइजेशन है वो बेटर कर लिया है एंड हमने जो 5% एमिशन है वो कार्बन सिंक के थ्रू यूज कर लिया है, ठीक है। अदर इनिशिएटिव स्टार रेटिंग होती है अप्लायंसेस की, एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड है, स्ट्रीट लाइटिंग प्रोग्राम है एंड उन्नत उजाला स्कीम है जो एलईडी बल्ब लगा रहे हैं, देन ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट गृह वाला है, फिर जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट स्कीम है एमएसएमई की जहां पे हम जो है एफिशिएंसी इंक्रीज कर रहे हैं। और क्या है, एफॉरेस्ट्रेशन प्रोग्राम है, नगर वन उद्यान योजना है, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर है एंड RED प्लस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। रीड प्लस क्या है, रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्ट्रेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज। इसमें क्या करेंगे आप, एमिशन कैसे कंट्रोल करेंगे, डिफॉरेस्ट्रेशन को रोक कर, लैंड डिग्रेडेशन को रोक कर, उसके थ्रू हम एमिशंस को कम करेंगे। रीड प्लस रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्ट्रेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, ठीक है। ठीक तो नहीं है लेकिन ठीक है, अब क्या करें हैं, बताओ। ठीक तो नहीं है लेकिन करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना। ओहो, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे हम, कर ही नहीं पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाओगे तुम, हमें पूरा भरोसा है। ट्राई करोगे, ट्राई करो। 9th क्वेश्चन, बताइए।
बी, क्यों? कार्बन एमिशन कम करना है क्लाइमेट चेंज के लिए, बस एक ही ऑप्शन में आंसर है क्लाइमेट चेंज वाला, ठीक है, तो आंसर भी बी। ओके, समझ में आया है? और ट्राई करेंगे? ग्रीन इंडिया मिशन, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एम ऑफ ग्रीन इंडिया मिशन, ठीक है, इनकॉर्पोरेटिंग एनवायरमेंटल बेनिफिट्स कॉट्स इन यूनियन स्टेट बजट देयरबाय इंप्लीमेंटिंग ग्रीन अकाउंटिंग। हमने क्या पढ़ा था? ग्रीन इंडिया मिशन में फॉरेस्ट कवर बढ़ाना है ना? ग्रीन इंडिया मिशन में क्या पढ़ा था? फॉरेस्ट कवर बढ़ाना है ना। ग्रीन अकाउंटिंग की बात हुई थी ना, सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन की बात हुई थी, बस क्या है, रिस्टोरिंग एंड एनहांसिंग फॉरेस्ट कवर, तो ग्रीन इंडिया मिशन। ओके, ऐसे होंगे क्वेश्चंस। क्या समझ में आया है आपको? क्लाइमेट चेंज के क्वेश्चंस कर लेंगे, हाँ, क्लाइमेट चेंज क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो कल हम शुरू करेंगे पॉल्यूशन, कल पॉल्यूशन पढ़ते हैं। कोई डाउट हो तो बताइएगा। हमने था पहले तो हमने कोशिश करी थी 5-6 क्लासेस में एनवायरनमेंट खत्म करेंगे, लेकिन अब पढ़ा रहे हैं तो सुकून से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे कुछ नहीं है कि क्रैक, क्योंकि टाइम है हम लोगों के पास, है ना, हम लोगों के पास टाइम है अभी एग्जाम में, तो आराम से पढ़ाएंगे, क्योंकि जल्दबाजी में पढ़ने का ना आपको समझ में आएगा, आप भी समझ गए। इससे ज्यादा जितना हम एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं, इससे ज्यादा हमारी कैपेसिटी तो बाहर है ऑलरेडी। कैपेसिटी हमारी 15-20 मिनट पहले क्रॉस हो चुकी है ना। चलिए, विल कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू वेरी मच।